जब मैं इंटरव्यू दे रही थी मेरे पापा को जो है सेकंड टाइम कैंसर डिटेक्ट हुआ था। दैट वाज द लंग कैंसर, जो मैंने आपको बताया कि 22 साल की एज में मैंने क्लियर किया आईएएस। तो दोस्तों, मैंने 21 साल की एज में एक और अटेम्प्ट दिया था। दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ये मेरा फर्स्ट एक तरह से फेलियर था। दोस्तों, जितने भी लोग यूपीएससी का एग्जाम देने की सोच रहे हैं या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो मैं आपके लिए भी कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रितिका जिंदल। मैं यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर हूँ 2019 बैच की। एम के यादव सर की गाइडेंस में मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी की। फर्स्ट ईयर के एंड से मैंने स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड ईयर में मैंने कोचिंग कंप्लीट की। थर्ड ईयर में मैंने सेल्फ स्टडी करके टेस्ट सीरीज के थ्रू आंसर राइटिंग करते करते एंड देन 22 साल की एज में आईएएस का एग्जाम क्लियर किया था। परंतु इसकी एक फ्लिप साइड है। मैं आप सभी को उस फ्लिप साइड की तरफ भी ले जाना चाहती हूँ कि किन दिक्कतों का सामना करके, किन इश्यूज को फेस करके मैं इस आज मुकाम तक पहुंची हूँ कि मैं आज आप सभी को एड्रेस कर रही हूँ। दोस्तों, मैं मोगा जिले से बिलोंग करती हूँ, पंजाब से। मोगा जिला जो पंजाब का है, एक बहुत ही स्मॉल टाउन है। मेरे टाइम तो इतना डेवलप्ड नहीं था। तो जनरली पंजाब में इनफैक्ट मोगा को एनआरआई कैपिटल बोलते हैं। हमारी मोगा में ये टेंडेंसी रहती है, लड़का है तो पढ़ा लिखा के विदेश भेज दो, कनाडा जाना, अमेरिका जाना, समथिंग लाइक दैट। सो वी फोकस ऑन कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, हमारी जिंदगी वहां तक सीमित हो जाती है कि पढ़ाई करके लड़कों को वहां भेज दो। लड़की है, उसकी बेसिक मिनिमम पढ़ाई करके उसकी शादी कर दी जाए और फिर उसको भी बाहर भेज दिया जाए। तो ऐसा जनरल टेंडेंसी रहती थी सभी की थिंकिंग में। बट माई पेरेंट्स वर डिफरेंट। माई फादर वॉज द प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ नेस्ले इंडिया कंपनी एट मोगा। सो एमएनसी कल्चर था। ही थॉट कि यार नहीं, बच्चों को पढ़ा लिखा के मुझे कुछ बड़ा बनाना है। सो मोगा में, छोटी सी टाउन में, एजुकेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी लिमिटेड थी। माई फादर ही हैड सर्टेन क्रॉनिक एलिमेंट्स, तो उनका रेगुलर लुधियाना डीएमसी में या चंडीगढ़ पीजीआई में ट्रीटमेंट रहता था। माई पेरेंट्स यूज्ड टू बी अवे देयर एंड आई हैड अ यंगर ब्रदर एंड ही यूज्ड टू बी इन माई केयर। तो ऐसी सिचुएशन में फिर मैंने सोचा यार, मोगा में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट डेफिसिट है। लोग बाहर जाते हैं ग्रीनर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे यहीं रह के अच्छी फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है। तो मैंने ये सुना था, आम सोसाइटी में भी ये धारणा थी कि यार डीसी के पास बड़ी पावर होती हैं। डीसी जो है वो काफ़ी, उसके पास शायद कोई जादू की छड़ी होती है जो डेवलपमेंट को अच्छा कर सकता है, लोगों को डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ दे सकता है। तो फिर मैंने सोचा यार डीसी बनना है, ठीक है। अब कैसे बनना है ये मालूम नहीं था। सोच इतनी थी कि यार मेरे को सोशल सर्विस करनी है, लोगों का भला करना है, अच्छी फैसिलिटीज़ देनी है, तो मुझे डीसी बनना है। तो इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करती रही स्कूल में एंड आई बिकेम द नॉर्दर्न इंडिया टॉपर ऑफ सीबीएसई इन 12th क्लास। तो मैंने कॉमर्स से दोस्तों 98.6% मार्क्स लाए थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मुझे रिपब्लिक डे परेड में सम्मानित किया था बाकी सभी टॉपर्स के साथ। परंतु दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं 12वीं कक्षा के ये बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी, माय फादर ही वाज सफरिंग फ्रॉम मैनी क्रोनिक एलिमेंट्स और वो डीएमसी लुधियाना में एडमिटेड थे। माय मदर वाज विद हिम। तो मेरा छोटा भाई मेरी केयर में था और मैं भी काफ़ी बीमार थी, 104 फीवर वगैरह था। फिर भी ऐसी कंडीशंस में भी मैंने जो एग्जाम्स दिए थे 12वीं में और ये सक्सेस हासिल की थी। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको कॉमर्स इसलिए बीच में लाया कि मैं कॉमर्स के बारे में भी ऐसी धारणा है कि यार अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको नॉन मेडिकल मेडिकल दिलाया जाता है, और उसमें भी एक फर्दर जेंडर वाली जनरली की जाती है बाइफरकेशन कि अगर लड़का अच्छा पढ़ रहा है नॉन मेडिकल दिलाओ, लड़की अच्छा पढ़ रही है तो उसको मेडिकल दिलाओ, एवरेज वाला बच्चा कॉमर्स कर लेगा, ऐसा बोलते हैं। परंतु मैंने सोचा यार मेरे को तो डीसी बनना है, सिविल सर्विसेज करना है। एमबीबीएस लगेंगे तो 5 साल लगेंगे यार, बीटेक करेंगे 4 साल लगेंगे, बीकॉम कर लेते हैं 3 साल में करेंगे और फिर झट से आईएएस का एग्जाम देंगे। तो ऐसा मैंने सोचा कि मुझे बीकॉम करना चाहिए। तो मेरे जो प्रिंसिपल मैम थे, टीचर्स थे, उन्होंने बहुत फोर्स किया, यार बेटा तू तो बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है यार, तू नॉन मेडिकल मेडिकल कुछ तो ले ले। मैंने कहा नहीं मैम, मेरे को तो कॉमर्स करनी है। एंड फिर उसका फ्रूट मुझे मिला कि मेरा नॉर्दर्न इंडिया टॉप रहा और मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी में पहुंची, जो कि हमारा एशिया का बेस्ट कॉमर्स कॉलेज है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर रहा मेरा कॉलेज में। और फर्स्ट ईयर में ही जनरली बच्चे क्या होते हैं, दिल्ली की चकाचौंध में गुम हो जाते हैं जब वो आते हैं, स्पेशली फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, राइट। बट मैंने सोचा कि नहीं यार, मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पे आई हूँ, मेरे पेरेंट्स ने इतना सेक्रीफाइस किया है, आई हैव टू रियली डू गुड। और जो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, हमारा फैमिली ड्रीम था, तो मुझे वो पूरा करना है। तो फिर मैं मिली एम के यादव सर से। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जनरली हमें लगता है कि अगर हम कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं तो कॉलेज की स्टडीज़ को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो यार
जो चीज़ आपकी फ्यूचर में है उसको देखते हुए प्रेजेंट में जो हाथ में चीज़ है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कॉलेज की पढ़ाई मैंने अच्छे से की, मेरी 95% एग्रीगेट मार्क्स आए थे कॉमर्स में और मेरा कॉलेज में 3rd रैंक रहा ओवरऑल। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ओरल कैंसर डिटेक्ट हुआ पिताजी को, और फिर भी मतलब घर में ऐसी परिस्थितियां थी, टेंशन का माहौल था, तो माय फादर ही सेड कि यार बेटा तू दिल्ली चली जा, तू अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, एम के यादव सर के पास जाओ एंड यू जस्ट कंप्लीट योर स्टडीज, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। सो यदि मेरे पेरेंट्स उस समय वीक होते तो फिर मैं यहाँ नहीं होती। सो मेरे में जो स्ट्रेंथ है, जो मैं आज आपके सामने अपनी सक्सेस की गाथा जो है वो सुना रही हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ देम, कि उनमें इतनी स्ट्रेंथ थी एंड दे न्यू कि उनको अपने बच्चों का जो सपना है, अपनी फैमिली का सपना है, वो कैसे पूरा करना है। माई पेरेंट्स वर माई स्ट्रेंथ एंड नॉट माई वीकनेस। तो मैं दिल्ली पहुंची, मैंने अपना प्री एग्जाम क्लियर किया, मेंस एग्जाम क्लियर किया और इंटरव्यू तक पहुंची। कुछ अंक से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 21 साल की एज में रह गया था, अदरवाइज फिर मैं 21 साल की एज में भी IAS होती। परंतु आई एम नॉट अ पर्सन के जो अपनी परिस्थितियों पे ब्लेम डाले। आई टेक लर्निंग फ्रॉम दैट एंड आई बाउंस बैक विद गुड फोर्स, राइट। जब मेरा इंटरव्यू के बाद क्लियर नहीं हुआ था IAS का एग्जाम, तो दैट वाज माय, यू कैन से, फर्स्ट फेलियर, ठीक है। आज तक जैसे मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही मैं स्कूल एग्जाम्स में, स्टेट टॉपर, जितने ओलंपियाड्स होते हैं, NSTSC, NTSC, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, यू जस्ट नेम इट, आई जनरली यूज्ड टू बी द स्टेट टॉपर, और अच्छा नेशनल रैंक रहता था फर्स्ट 30-40 में। तो फिर ये मेरा फर्स्ट एक तरह से फेलियर था। 2 चॉइसेस थी मेरे पास, या तो मैं बैठ के रो लूँ कि यार मेरा तो नहीं हुआ, क्या हो गया, क्यों हो गया टाइप्स, और मैं छोड़ दूँ तैयारी, राइट। और सेकेंड चॉइस थी कि जो 1.5 महीने बाद दोबारा प्रीलिम्स आने वाला था, कि आई बाउंस बैक विद डबल फोर्स। तो मैंने वही किया। मेरा फिर सेकेंड अटेम्प्ट में 22 साल की एज में IAS एग्जाम क्लियर हुआ एंड देन ऑल्सो आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट IAS ऑफिसर एट 22 ईयर्स। तो जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट भी दिया, जब मैं इंटरव्यू दे रही थी, मेरे पापा को जो है सेकेंड टाइम कैंसर डिटेक्ट हुआ था, दैट वाज द लंग कैंसर। जिस दिन रिजल्ट आया, MK यादव सर ने ही मुझे कॉल किया था, ये सेड कि बेटा तेरा क्लियर हो गया, ठीक है, तो IAS बन गई है। दिस इज द ओनली लाइन विच ही हैड टोल्ड मी। एंड देन ही फर्दर टॉक टू माय फादर वाज हॉस्पिटलाइज्ड, उनके पूरे मतलब इंजेक्शन ड्रिप वगैरह वो सारी चीज़ें लगी हुई थी एंड ही वाज कम्प्लीटली ऑन द बेड, बट सो उन्होंने बात की थी MK यादव सर से, सो ही वाज वेरी हैप्पी। I could see the happiness on my parents' face जब उन्होंने ये रिजल्ट सुना। My father said कि बेटा जो इम्यूनोथेरेपी के मेरे इंजेक्शन लगते हैं, तो दिस इज लाइक एन इम्यूनोथेरेपी इंजेक्शन फॉर मी, कि मेरी दुगना हो गया, मेरा जो सीना है वो चौड़ा हो गया है और मेरी जो आयु है वो दुगनी हो गई है। ही वॉज वेरी हैप्पी। मुझे हिमाचल कार्डर मिला दोस्तों। तो हिमाचल में करंटली आई एम पोस्टेड एज SDM मंडी। मंडी आपने सुना होगा, कुल्लू मनाली आप लोग जाते हैं तो मंडी बीच में स्टॉप आता है, छोटी काशी बोलते हैं, वहाँ की करंटली मैं SDM हूँ। जब मेरी मसूरी की ट्रेनिंग चल रही थी, both of my parents had sadly passed away. My father had passed away जब हमारा भारत दर्शन हो रहा है तब, he had passed away of cancer only. My mother passed away 2 महीने बाद again of cancer only. तो फिर भी यार देखो, जब आपके दोनों पेरेंट्स की अचानक ऐसे डेथ हो जाती है, इट्स रियली अ शॉक फॉर यू, परंतु यू हैव टू अगेन कीप गोइंग। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मेरे जो आगे बढ़ने का जो रीज़न रहा था वो यही था कि मेरे पेरेंट्स का सपना था, हमारी फैमिली का सपना था कि सिविल सर्विसेज करना है, आपको सोसाइटी की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, अपना धर्म निभाना है। तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज अपना जारी रखा। जितने भी आप लोग UPSC का एग्जाम देने की सोच रहे हैं या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो मैं आपके लिए भी कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो सीखा उसकी लर्निंग्स थी कि मैं क्यों कुछ मार्क्स से क्लियर नहीं कर पाई, और सेकेंड अटेम्प्ट में क्यों मेरा जो था वो यंगेस्ट IAS ऑफिसर के रूप में 22 साल की एज में क्लियर हुआ। तो वो मैं टिप्स आप लोगों के साथ ब्रीफ में शेयर करना चाहती हूँ कि यार जनरली हमारे पास 3 स्टेजेस है ना, प्री, मेंस और इंटरव्यू। हम लोग सोचते हैं कि यार प्री ज़्यादा टफ होगा, मेंस ज़्यादा टफ होगा। हर स्टेज की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। प्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, उसमें आपको CSAT भी आएगा, उसमें आपके जनरल स्टडीज़ भी हैं। मेंस जो है वो सब्जेक्टिव है, आपके 8-9 पेपर हैं, GS के 4 पेपर हैं, essay है, इंग्लिश है, रीजनल लैंग्वेज है और ऑप्शनल के 2 एग्जाम्स हैं। फिर इंटरव्यू है, वो आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करता है। बेसिकली द टेक्निकल वर्ड फॉर इंटरव्यू इज पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इन 3 स्टेजेस के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँगी कि प्री मेंस की कोई अलग अलग तैयारी नहीं है, नॉलेज वही है। तो आपको सेम सेट ऑफ बुक्स ही पढ़ना है, बट वो डिफरेंट तरीके से पढ़ना है। प्री में जो आपकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज चेक होती है कि यार कितना आपको फैक्चुअल पता है, कितना आपको सटीक पता है।
वो आपका प्रीलिम्स चेक करता है, मेंस आपका लॉजिकल एनालिसिस चेक करता है कि आप एक लॉजिकल फ्लो बना पा रहे हो, आपको पता है कि इस के जो इशू है क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं और क्या आप एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हो। बिकॉज इस एग्जाम को यूपीएससी ने सिविल सर्वेंट्स के लिए चुना है। जब आप एक सीट पे बैठ जाते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एसडीएम हो, यार आपको बहुत सारे इश्यूज को संभालना है, तो क्या आप एक बैलेंस्ड डिसीजन ले पाओगे? ऐसा तो नहीं कि कहा सुनी में आगे किसी ने सुनाया और आपने तुरंत आंसर दे दिया, राइट? सो वो इस पेपर के माध्यम से चेक करते हैं क्या आपको ओवरऑल जनरल नॉलेज है। अगर आप इतने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीजें, तो आपको एक कॉमन नॉलेज पूल देती हैं वो चीजें, राइट? सो वो कॉमन नॉलेज तक जाना है, आपने अंडरस्टैंडिंग तक जाना है और फिर एक सब्जेक्टिव आंसर लिखना होता है, राइट? उसी नॉलेज को एक्सपैंड करके आपने एस्से में लिखना होता है, एग्जाम्पल्स वगैरह दे के, ये सारी चीजें। तो लगभग आपके 4-5 पेजेस में आपने वो आंसर लिखना होता है। यदि आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो 1-2 पेजेस में आपने वो सब्जेक्टिव आंसर देना होता है। इंटरव्यू में उसी नॉलेज को आपने अच्छे से प्रेजेंट करना है, एकदम सटीक जवाब देना है ओरली, राइट? तो ये सारी चीजें नॉलेज का खेल है, राइट? फर्स्टली यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर अबाउट। और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, जनरली हम लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं यार यूपीएससी मेरे से हो ही नहीं पाएगा, वो तो सिर्फ टॉपर्स करते हैं। ऐसा भी नहीं है, राइट? देयर मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जिनके एवरेज मार्क्स थे या जो पहले शायद कॉलेज में फेल हुए या फिर वो स्कूल में फेल हुए, फिर भी उन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया, राइट? तो ऐसा मत सोचना कि यार ये मेरे बस का नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो ये सभी के बस की बात है। यार हम मार्स से नहीं टपके हैं, राइट? यही इसी धरती ग्रह के प्राणी है ना। अगर हम कर सकते हैं तो वो आप भी कर सकते हैं, बट जस्ट वो तरीका सीखना होगा आपको कि करना कैसे है। जितने बच्चे यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक और क्वेश्चन होता है मेरे से कि मैम हम तैयारी कब स्टार्ट करें, है ना? तो यार तैयारी जनरली एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप स्टार्ट कर लेंगे, बिकॉज जनरली 1 से 2 साल भी लग जाते हैं तैयारी करते करते, आपको ऑप्शनल भी करना है। तो मेरी तो यही सजेशन रहेगी, जैसे मैंने कॉलेज के दौरान किया, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि कॉलेज के दौरान एटलीस्ट आपका जो फाउंडेशन प्रोग्राम है, फाउंडेशन होता है दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको पूरे जीएस की तैयारी कराई जाती है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स देते हैं फाउंडेशन का प्रोग्राम। तो फाउंडेशन का प्रोग्राम आपको 1 साल में सारा बेसिक चीज़ें कवर करा देता है, प्री और मेन सारे सब्जेक्ट्स का, राइट? तो फाउंडेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरी स्ट्रैटेजी रही कि वंस योर फाउंडेशन इज कंप्लीटेड, फिर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर सकते हैं साथ साथ, डिपेंडिंग अपॉन टाइम, राइट? ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं एंड फिर टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा, राइट? इट इज जनरली सेड दैट प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से इट विल मेक यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ऑप्शनल के बारे में भी मैं कुछ आपसे कहना चाहूँगी कि मैंने कॉमर्स ऑप्शनल लिया था। मैंने आपको बताया कि मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स रहे थे। तो ऑप्शनल जनरली बच्चे जो हैं थ्योरेटिकल ऑप्शनल्स लेते हैं। इट कुड बी पब-एड, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, सच टाइप ऑफ ऑप्शनल्स जनरली पीपल प्रेफर बिकॉज थोड़े थ्योरेटिकल होते हैं और हम अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेने से डरते हैं। कई बार हमें लगता है हमने इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, टेक्निकल होगा तो नहीं लेना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपने अपने कॉलेज में या टेक्निकल चीज़ों में कुछ प्रोफेशनल कोर्स किया है, इफ़ यू आर सॉलिड इन दैट, तो आपको अपना टेक्निकल ऑप्शनल ही ले लेना चाहिए, जैसा कि मैंने अपना कॉमर्स ऑप्शनल लिया और मैंने कॉमर्स की, जैसा कि आपको बताया, कि अच्छे से पढ़ाई की थी। सो दैट एक्चुअली हेल्प्स। तो आप सभी दोस्तों जिन्होंने मेरी बात सुनी है, जो मैंने 15-20 मिनट में अपनी एक कहानी सुनाई और जो टिप्स दिए हमारे यूपी एस्पिरेंट्स को, तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक ना एक लर्निंग ज़रूर लिखें कि मेरी ये पूरी टॉक में आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपके लिए लर्निंग रही, सो दैट अदर्स ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड। एंड अगर आपने कोई सक्सेसफुल जर्नी रही आपकी और आपने कैसे एक फेलियर से आप सक्सेस तक पहुँचे, वो भी ज़रूर लिखिएगा। आई वुड लव टू रीड दैम। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एम के यादव। आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। रितिका की कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे कॉल किया, मुझसे रिक्वेस्ट किया कि जैसे मैंने रितिका का हेल्प किया था, वैसे ही क्या हम जो भी बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं उनको हम कुछ हेल्प दे सकते हैं, उनके सपने फुलफिल करने में मैं कुछ मदद कर सकता हूं जोश के साथ। सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ डिस्काउंट अगर हम दे पाएँ उन बच्चों को, ताकि जो अफोर्डेबिलिटी है, वो जो बेसिक प्रॉब्लम रहती है बच्चे की कि जो कोर्स फीस बहुत ज़्यादा हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको अगर हम कुछ डिस्काउंट दे पाएंगे तो जो सपना, जोश का सपना है कि हर बच्चा जो टैलेंटेड है बट वो फुलफिल नहीं कर पाता है, सो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इन सब की परीक्षा में मेरे हेल्प के साथ में अगर वो सपना पूरा कर सके, नीचे कमेंट्स में एक लिंक दिया गया है। अगर उस लिंक से आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो उसमें हम सबके लिए एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया गया है।